नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी साहब। आलोक प्रियदर्शी साहब बिहार की धरती से हैं। बिहार की धरती ने, जैसा कि हम जानते हैं, देश को तमाम होनहार अधिकारी दिए हैं और यूपी और बिहार के जो अफसर्स हैं वो देश की प्रशासनिक सेवाओं में उनकी अच्छी संख्या है और अपने टैलेंट से हर जगह वो प्रभावी रहते हैं। तो आलोक प्रियदर्शी साहब भी पटना से हैं। पटना से ही आप सिविल सर्विसेज में आए। प्रियदर्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कुछ दिनों पहले आप जनपद हरदोई की सेवा कर रहे थे बतौर पुलिस अधीक्षक और अब अंबेडकर नगर में हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है, नया जनपद है, लेकिन चुनौतियां यहाँ की जो हैं वो अपने आप में काफ़ी कठिन हैं और एक पुलिस अधीक्षक के तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ करने को रहता है। बड़ा स्कोप है इस जनपद में और कई चर्चित माफिया यहाँ के ऐसे रहे जिनके कामों के चलते, उनका क्रिमिनल नेटवर्क है, जो उनका बैकग्राउंड है, उसके चलते वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कप्तान साहब, किस तरह का यहाँ पर नेचर ऑफ क्राइम है, आपने जो ऑब्ज़र्व किया इस ज़िले में आने के बाद, और क्या प्रमुख यहाँ चुनौतियाँ होती हैं पुलिस के सामने? देखिए, अम्बेडकर नगर पूर्वांचल के बहुत महत्वपूर्ण ज़िलों में से है और हर तरह का क्राइम है यहाँ पे। कम्युनली बहुत सेंसिटिव है और इसके अलावा एक टूरिस्ट का भी एक चैलेंज रहता है, जो कि यहाँ की चौसा की जो दरगाह है वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बाहर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ महीनों रहते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर के। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि वो भी अपने आप में एक चैलेंज है छोटा मोटा। और बाकी जो भी बाकी जिलों में जिस तरह के क्राइम होते हैं वो सारे क्राइम यहाँ पे भी होते हैं और इस लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग जिला है ये। यहाँ के कुछ माफिया हैं जिनकी चर्चा अक्सर मीडिया में होती है। खान मुबारक हैं, एक सिपाही सिंह का गैंग है और कुछ वर्षों पहले एक चर्चित हत्याकांड टांडा में हुआ था एक हिंदूवादी नेता का। उसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पर तनावपूर्ण भी रहता है माहौल। और गवर्नमेंट का अम्बेडकर नगर पे गवर्नमेंट की भी एक दृष्टि रहती है कि क्राइम कंट्रोल के लिहाज से यहाँ न्यूट्रलाइज़ किया जाए सारे गैंग्स को और एक बेहतर अनुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था यहाँ पे दी जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे दो चर्चित माफिया हैं जो स्टेट लेवल पे भी लिस्टेड किए गए हैं। एक तो खान मुबारक है और दूसरा अजय कांस्टेबल। ये दोनों माफिया स्टेट लेवल से चिन्हित माफिया हैं और खान मुबारक बहुत ही नोटोरियस, ऑल्दो वो अभी जेल में है, लेकिन उसके बारे में ये कुख्यात था कि वो जेल के अंदर से अपनी कार्रवाई को अंजाम देता था। और मैंने अपने आने के बाद जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए थे उसके आधार पर मैंने उसके साथियों और उसके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई उसके खिलाफ की, जब उसके तमाम प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उनको कुर्क किया गया। जो अवैध प्रॉपर्टीज़ थीं और अवैध ज़मीन में अवैध तरीके से बनाई गई थी उनका डिमोलिशन भी किया गया और उसकी करीब 14 से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी हम लोगों ने कुर्क की। और उसका एक कुछ प्रॉपर्टी बेनामी उसकी लखनऊ में थी, उसको भी आइडेंटिफाई करके उनकी भी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। और जो दूसरा माफिया अजय है उसने एक फ्रंट बना रखा था और साईं कंस्ट्रक्शंस के नाम से उसका एक काम चलता था NTPC में। हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसमें जो उनका जो इंटरनल जो मैकेनिज़्म था उसको समझा और वो उनका खाता भी सीज़ करा दिया गया, चूँकि उस खाते के मार्फत जो अवैध पैसा था उसको संचालित किया जाता था और उसी के थोड़ा बाहुबल और पैसे का बल, इसके दम पे वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वो लोग प्रॉस्पर कर रहे थे। तो इस कार्रवाई से, इस तरह की कार्रवाई से, जो ये कार्रवाई पूरे प्रदेश में हुई हैं, उसी के आधार पे हमने यहाँ की है। बहुत नोटेबल कार्रवाई हमने की है और निश्चित रूप से माफियाओं के ऊपर बहुत शिकंजा लगा है। उसके तमाम गुर्गे, तमाम साथी यहाँ से भाग गए हैं। बहुत लोगों को पकड़ के विभिन्न धाराओं में जेल भेजा गया है। कई लोगों के खिलाफ हार्बर करने की जो धारा है 216 वो कार्रवाई की गई है। उसका एक साथी था खान मुबारक का, जिसने अवैध तरीके से असला का लाइसेंस बनवा लिया था, उसमें मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा गया है। तो इस प्रकार उसके पूरे नेटवर्क पे इस तरह से धावा बोला गया कि अभी पिछले दिनों उसका एक साथी रेहान जो था, जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम था, वो भी जेल के अंदर चला गया। और तब अब उसके सिर्फ 2 साथी ऐसे हैं
जो भी बाहर हैं, जिनके लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं और बहुत शीघ्र हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। कप्तान साहब, जैसा कि आपने भी बताया, और अंबेडकर नगर में जो आपका टांडा है एक कस्बा, और खिचौचा शरीफ जहाँ पर एक दरगाह है, और छोटे छोटे पॉकेट्स में भी यहाँ सांप्रदायिक संवेदनशीलता है। अभी एक गांव में कुछ हिंसा हो गई थी, पैतीपुर एक गांव है, वहाँ पर घटना हो गई थी। तो ये जो समस्या बढ़ रही है, एक सोशल फ्रंट पे एक चैलेंज है, क्योंकि और ऐसी समस्याएं तमाम जनपदों में हैं। तो अंबेडकर नगर में जो आप देखते हैं सांप्रदायिक संवेदनशीलता, क्या इसका कुछ अपना क्रिमिनल एंगल भी है, या कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे से लोगों को कट्टरपंथ की ओर ढकेला जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है? इस तरह के भी कुछ इनपुट्स हैं? नहीं, देखिए, कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तो समझ में यहाँ नहीं आया है, और छिटपुट घटनाएं जो कभी कभार हो जाती हैं, जिन पे पुलिस की बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई होती है, और वो अब तक जो मैंने देखा है, जो भी 2 दिन घटनाएं मैंने देखी हैं, वो सब मौके की घटनाएं हैं। उनके पीछे कोई बहुत प्रीमेडिटेटेड कोई बात समझ में नहीं आई, और मौके पर जब घटना होती है तो उसमें जो पुलिस का प्रॉम्प्ट एक्शन है वही सिचुएशन को सेव करता है। तो ऐसे सारे मामलों में हम लोग तत्काल, मैं और डीएम साहब स्वयं पहुंचते हैं, और अपने मौके पे ही हम लोग सारी कार्रवाई कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी घटना फ्लेयर अप नहीं हो पाई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सीएबी बिल के टाइम पे जब पूरे प्रदेश में माहौल बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील था, उस समय भी मैंने और डीएम साहब ने लगातार भ्रमण करके और लोगों से वार्ता करके एक विश्वास जागृत करके इंश्योर किया कि कहीं भी किसी तरह की कोई हिंसा न होने पाए। और सीएबी बिल के पूरे आंदोलन के समय हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी तरह का कोई उपद्रव, कोई हिंसा, कोई बगावत, किसी तरह की कोई बात नहीं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटाया गया। तो पिछले साल भर से जब से मैं इस जनपद में हूँ, कोई भी इस तरह की सांप्रदायिक घटना बड़ी नहीं हुई है, और जो छोटी मोटी 1-2 घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस के प्रॉम्प्ट एक्शन से उन घटनाओं को त्वरित तरीके से उनको कंट्रोल में कर लिया गया है। कोविड का सेकेंड वेव बताया जा रहा है कि आ रहा है कंट्री में, और सर्दियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। आपकी टीम चूँकि हेल्थ वर्कर्स के साथ सारे फ्रंट पे पुलिस काम करती है, तो पुलिस कर्मियों का मनोबल विपरीत परिस्थितियों में भी बना रहे, इसके लिए किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को? देखिए, कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और एक ऐसा चैलेंज था जिसको कभी किसी ने फोर्स ही नहीं किया था। उसके लिए पहले से कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई तैयारी कुछ भी नहीं थी। इस तरह की महामारी से हमारे जनरेशन के पुलिस को पहली बार निपटने का मौका मिला था। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता के साथ और बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि उस लिमिटेड टाइम में जो भी हम लोग को निर्देश मिले और जो भी हम लोगों से एक्सपेक्टेड था, वो हमारी पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और उसमें से कई लोग कोविड का शिकार भी हुए, फिर ठीक भी हुए, लेकिन किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं आने दी गई। जो हमारे पास रिसोर्सेज थे प्रोटेक्शन के, जो सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स, ये लगातार हम लोगों ने सप्लाई, इसके लिए जो भी फंड आया खरीद करके हम लोगों ने अपने जो फ्रंट लाइन के पुलिसकर्मी थे उन सबको लगातार सप्लाई करते रहे, उनको जागृत करते रहे कि भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पब्लिक को भी जागृत करते रहे। और स्वयं मैंने और डीएम साहब ने आगे बढ़ करके ये सारे काम किए। यहाँ पे करीब 50,000 से ज़्यादा श्रमिक आए थे विभिन्न ट्रेनों से, उनका मैनेजमेंट भी किया गया, उनको जगह जगह उनके निवास स्थान पे पहुँचाया गया, और तमाम ये काम किए गए। और कोविड का खतरा तो था, लेकिन उस खतरे के बीच में ही रह करके हमारे पुलिसकर्मियों ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। और आज मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का मामला यहाँ बहुत ही कम है। अभी हमारे जनपद में शायद ही कोई कोविड का पेशेंट हो, और जो भी केसेस आए उनको बड़े अच्छे तरीके से निपटा गया। लोगों के अंदर एक जागरूकता भी जागृत की गई, थोड़ा पीनल एक्शन भी लेना पड़ा, ताकि कई बार लोगों को झकझोरना पड़ता है, ये सब किया गया। और आज अंबेडकर नगर कोविड के दृष्टिकोण से अभी काफ़ी सेफ आप मान सकते हैं। जो आपका नगरीय क्षेत्र है कप्तान साहब अंबेडकर नगर का, वैसे तो शहर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शहर में ट्रैफिक जाम और कंजेशन जो है, ट्रैफिक रिलेटेड एक चैलेंज है, ऐसा लगता है जब इस शहर की सड़कों से गुजरते हैं, क्योंकि पुरानी बस्ती थी, पुराना कस्बा था, और जनपद में इसको जनपद का रूप दिया गया, तो जो आधारभूत जो ढांचा था वो शायद उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाया। तो ये भी एक चैलेंज मुझे लगता है यहाँ पे, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी आपके लिए यहाँ पर चैलेंज है। देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में मैं हमेशा, मेरी ये सोच ये है कि हमारे बहुत सारे शहरों में, जैसे अंबेडकर नगर उनमें से एक है, जो पुराने
कस्बे थे और जो अब डेवलप हो करके शहर बन गए। बेसिकली ये एक अर्बन प्लानिंग का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। अगर सड़कें चौड़ी हों और बाकायदा फुटपाथ हो और तमाम सुविधाएं हों तो इस तरह की समस्याओं को से निजात पाने में आसानी होती है। अब कम चौड़ी सड़क पे लिमिटेड स्पेस में अगर ढेर सारे वाहन चलेंगे तो कंजेशन थोड़ा बहुत लाजमी है, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। वो लगातार करते रहते हैं, कुछ स्कीम्स बना करके, कभी अवेयरनेस कैंपेन शुरू करके, जैसे भी ये महीना ट्रैफिक अवेयरनेस का महीना है, इसमें लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और अवेयरनेस के कैंपेनिंग के नाम पे स्कूल्स, कॉलेज, हर जगह लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, छात्रों को जागरूक किया जा रहा है, जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। इसमें पार्शियल सफलता मिलती है और पूरी तरह से सफलता इसलिए भी नहीं मिल पाती क्योंकि अभी लोगों की जागरूकता में थोड़ी कमी है, बट वक्त के साथ उनके अंदर आप देखेंगे कि शहर में एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आपको हेलमेट पहने हुए ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे लोग। इस बात का मैंने कई बार सर्वे कराया है और हमेशा रिजल्ट आया कि अम्बेडकर नगर में ट्रैफिक के मामले में रिलेटिवली लोग ज़्यादा अवेयर हैं और पालन भी ज़्यादा करते हैं। कप्तान साहब, निश्चित तौर पर आपकी अगर आप किसी विषय पर ध्यान देते हैं और पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं सामने। इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, अक्सर हमारे कोर्ट्स भी कमेंट करती हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो पाना एक दिक्कत है, और जब कोई मुकदमा दर्ज होता है उसमें लोग नामजद होते हैं तो अक्सर जो प्रभावी लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो विवेचना को प्रभावित करते हैं। ये एक कठोर हकीकत है। तो आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, वास्तविक दोषियों को सज़ा मिले, निर्दोषों का पीड़न ना हो? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास एक बहुत बड़ा टूल है लोगों को न्याय दिलाने का, और इस टूल को हम जितना इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेंगे लोगों को उतना अच्छा न्याय हम दिला पाएंगे। और आपकी बात भी सही है कि जो प्रभावशाली लोग हैं अपने हिसाब से विवेचना को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दबाव हमें झेलना होता है। उसको झेल करके भी हम लोग प्रयास यही करते हैं कि जो विवेचना निष्पक्ष जितना कराई जा सके उतना कराएं। जो मौजूदा साक्ष्य हैं, जो वादी, जो पीड़ित है, उसकी बात सुन करके उसके द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर विवेचना करा करके उसको न्याय मिल सके, यही हमारा प्रयास रहता है। कप्तान साहब, सेक्सुअल क्राइम एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। अभी कुछ जनपदों में इस तरह की घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विषय रेखांकित हुए, बड़ा हंगामा भी होता है, राजनीति भी होती है। और जो किशोर हैं, जो युवा हैं, वो एक ऐसे संवेदनशील दौर से अपनी उम्र के गुजरते हैं कि कई बार वो सही निर्णय नहीं ले पाते और वो निर्णय या उनकी गलतियां बड़े अपराध में भी आगे चल के बड़े अपराध में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बतौर एक आईपीएस ऑफिसर आप इस विषयों को किस तरह से टैकल करते हैं, और जिन जनपदों में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह से इस चुनौती का आप सामना करते हैं, और युवा पीढ़ी को, किशोरों को आपकी क्या एडवाइस है कि वो अपना संतुलन खो के अपना जीवन, या तो वो बतौर क्रिमिनल, बतौर अभियुक्त वो अपने जीवन को ख़राब करते हैं, या फिर जो उसमें पीड़ित पक्ष होता है उसका जीवन ख़राब होता है, तो उनके लिए क्या एक मैसेज है आपका? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए तो एक ही मैसेज है कि वो अपनी एनर्जी को पहचाने, उसकी ताकत को पहचाने और उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। जो यंग व्यक्ति इस बात को कर लेता है वो सफलता की सीढ़ियाँ बड़े आराम से चढ़ जाता है। दिक्कत वहीं होती है जहाँ पे लोग अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में, चाहे किसी के प्रभाव में या चाहे किसी के असर में करें, गलत डायरेक्शन में जब उसको चैनलाइज करते हैं तो उससे दिक्कत आती है। तो अपनी ताकत को पहचान करके थोड़ा जागरूक बनना, थोड़ा अवेयर होना, अपने आसपास के सिचुएशन के लिए संवेदनशील होना और अपने लाइफस्टाइल में कुछ वैल्यू लेडन लाइफस्टाइल हो, कुछ वैल्यूज़ के साथ आदमी जिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ वो खुद भी इन्वॉल्व कर सकता है, इनकलकेट कर सकता है अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी संगति से, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें माँ बाप का और घर वालों का रोल रहता है। किस तरह की वैल्यूज़ आप अपने बच्चे के अंदर डालते हैं। अच्छे वैल्यूज़ को समझ करके और उनको आत्मसात करके आगे बढ़ें, ये मेरी उनसे अपील है और ये ही मेरा उनसे मेरा जो भी आपने कहा, जो मेरी तरफ से जो मेरी ओपिनियन है वो उनके बारे में यही है। दूसरी बात, ये जो क्राइम जो आपने बताया कि कुछ क्राइम ज़रूरत से ज़्यादा हाइप जिनको मिल जाता है, उसके पीछे देखिए, आप हमेशा देखेंगे एक ग्रुप का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है कुछ मामलों में कि एक किसी भी अपराध को ज़रूरत से ज़्यादा हाइप देने में। उसके लिए आवश्यक है कि अपराध होते ही अपराध के मर्म तक पहुंच जाए
उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और सत्यता को उजागर करें, जिसके बारे में हम लोग को लगातार निर्देश मिलते रहते हैं कि हम लोग अपनी बाइट की मार्फत पब्लिक को, आम जनता को अवेयर कराएं कि अपराध का नेचर किस प्रकार है, क्यों हुआ है और उसमें हमारी प्रगति क्या है। इन चीज़ों पे ध्यान देने से कोई भी मामला बहुत हाइट नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन भी सही राह पे चल पड़ेगी। और इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जिनका इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में रहता है कि मामले को पका करके उससे अपने इंटरेस्ट सर्व किए जाएं, उस पर नियंत्रण होगा। अक्सर हम देखते हैं कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो बेटियां अभी कम उम्र की हैं और हाई स्कूल में हैं या और छोटी बड़ी क्लासेस में हैं, और कई बार मैरिड वीमेंस भी शिकार हो जाती हैं। और मोबाइल, जिस तरह से मोबाइल का विस्तार हुआ है, गांव देहात में भी मोबाइल पहुंच गया है, एंड्रॉयड मोबाइल पहुंच गया है, तो कई अवसर भी हैं मोबाइल नेटवर्क के विस्तार से और उसके अपने कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई दुश्वारियां भी हैं। तो लड़कियों के लिए ख़ास तौर से या महिलाओं के लिए जो लोगों के जाल में फंस जाती हैं और उसके बाद वो परेशान होती हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पुलिस के पास आना पड़ता है, उनको संक्षेप में क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके लिए भी मेरा संदेश और मेरी अपील यही है, टेक्नोलॉजी की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल नेटवर्क का एक्सेस है, वाईफाई का एक्सेस है और पूरी दुनिया एक तरह से आपकी मुट्ठी में है थ्रू दैट मोबाइल। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है और इसकी अच्छी बात यह है कि आज कोई भी आदमी जो दुनिया में जो भी ज्ञान, खबर जो भी चल रही है उसे अछूता नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है, जैसा मैंने पहले कहा, कि जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया का अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए या अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या आप अवेयर नहीं हैं और आपका कोई एडवांटेज लेता है, इसके लिए कहीं न कहीं से आपको स्वयं को अवेयर करना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। तो ये जो भी सचेत रहने की बात है, अवेयर रहने की बात है, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की बात है, ये स्वयं से ही शुरू होती है। और इसके लिए जो जिनके बहुत जानकारी नहीं है जिनको, उनके लिए तमाम कैंपेनिंग भी लगातार चलती रहती है। हम लोग भी स्कूल कॉलेजेस में जा कर के इस बात की अपील करते हैं, खास करके नई उम्र के छात्र छात्राओं को, कि मोबाइल टेलीफोन्स के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं और उसको फॉलो करें तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। एक कप्तान साहब, एक विषय पिछले दिनों काफ़ी गंभीर हुआ, पूरे देश में चर्चित हुआ। कानपुर में जिस तरह से हमारी टीम पकड़ने गई थी एक अपराधी को, विकास दुबे को, और वेल इक्विप्ड पुलिस टीम वहाँ पर थी, लेकिन वो वहाँ जो परिस्थितियाँ अचानक पैदा हुईं, एक अपराधी ने उस पुलिस टीम को बड़ा नुकसान पहुँचाया जो मॉडर्न हथियारों से लैस थी, जो वेल ट्रेंड पुलिस टीम थी। तो किसी भी जनपद में मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थितियाँ कभी भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि अक्सर आपको रेड करनी होती है, अदालतों के वारंट आपको तामील कराने होते हैं, वांछितों की गिरफ्तारी आपको करनी होती है और रात में या दिन में कभी भी आपको कहीं भी फोर्स को भेजना पड़ सकता है। और बंद कमरे के अंदर, घर के अंदर किस तरह के अपराधी बैठे हैं, क्या वेपन्स हैं उनके पास, वो इनपुट कई बार नहीं होता है। तो बतौर एसपी, बतौर टीम लीडर, आप एक डिस्ट्रिक्ट फोर्स के टीम लीडर हैं, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? और जो एक स्वैट का कंसेप्ट आया था जब क्राइम ब्रांच का हर जनपद में गठन हुआ कुछ वर्षों पहले, तो कहा गया कि स्वैट टीम जो है वो एक वेल इक्विप्ड टीम होगी जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स, जो उसकी डेफिनेशन है, उसको फॉलो करेगी। फील्ड पर ये डेफिनेशन कितनी फॉलो हो रही है? और जब आप गिरफ्तारियों के लिए टीम आपके यहाँ जाती है तो वो कितना तैयार रहते हैं कि यदि कहीं से कुछ ऐसी घटना हो तो प्रॉपर रिटेलिएशन हो, कम से कम पुलिस का नुकसान हो और अपराधी पर तुरंत प्रभावी हुआ जा सके? देखिए, मैं यहाँ आपने जो बात कही, पुलिस के काम की दुश्वारियाँ और पुलिस के काम के खतरों को नकारा नहीं जा सकता। और चूँकि हम एक इमरजेंसी सर्विसेज में हैं, कई बार इमरजेंसीज़ को मीट आउट करने के लिए हमें किसी मौके पे रश करना पड़ता है और उस समय कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत तैयार नहीं होते, तो उसमें दुर्घटना होने के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना ना होने पाए उसके लिए एक मानसिक रूप से तैयारी की आवश्यकता होती थी। इसलिए हम लोग को इतनी लंबी ट्रेनिंग दी जाती है और ये हर किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी वेपनरी को हैंडल करना जानता होगा, अपने आप को सतर्क रखना जानता होगा, अपने आप को फिट रखना जानता होगा, मौके की नज़ाकत को समझना जानता होगा। हम लोग अपनी तरफ से प्रयास यही करते हैं कि जब भी कोई इस तरह की टीम जाए तो उसकी नफरी इस तरह से हो, तैयारी इस तरीके से हो कि कोई दुर्घटना ना होने पाए। एंड फॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह की किसी घटना का सामना इस जनपद में नहीं करना पड़ा है। स्वाट टीम की जो बात है उसको लगातार हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। वेपन, गाड़ियाँ उनके पास हैं, ट्रेनिंग उनको हम लगातार देते रहते हैं
और शायद इन प्रयत्नों से और जो पिछली घटनाएं हुई सबक लेते हुए हम सब के अंदर एक इस तरह की जागरूकता आई है कि इस तरह के मौके पे जाने के पहले थोड़ा सिचुएशन को एसेस कर लिया जाए और तभी फिर वहाँ कार्रवाई की जाए। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम विषय को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। जो सामान्य चुनौतियां हैं पुलिसिंग में और आपका एक लंबा अनुभव हो गया है विभाग में, कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसे घटनाक्रम आते हैं जहां पर आपको कम समय में एक ठोस निर्णय लेना होता है और कई बार विपरीत परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जहां पर लगता है कि शायद कोई बड़ा रिस्क भी हो इस फैसले के पीछे, लेकिन जब आप वो एक मजबूत फैसला करते हैं तो बड़ा संतोष मिलता है। तो आपका अपना जो करियर रहा अभी तक, ऐसी एक आध घटना के बारे में बताएं कि जब एक बड़ा जजमेंट आपको लेना पड़ा हो विपरीत परिस्थितियों में और उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हों, आपने रिस्क लिया हो और व्यापक जनहित में उससे सकारात्मक लाभ मिला हो। देखिए, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में एक मजबूत निर्णय लेना ये पुलिस की नौकरी में ये अक्सर होता है और ऐसे कई दृष्टांत हैं जहाँ पे ऐसा किया गया है और अमूमन मैंने देखा है कि ऐसे निर्णय जो कठोर निर्णय होते हैं उनका अमूमन फ़ायदा होता है। कई मौक़ों पे वो उनके नुकसान भी होते हैं बट अमूमन फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार अनिश्चितता की स्थिति में कि करें या ना करें, ना करने की स्थिति में आप हमेशा रिसीविंग एंड पे होते हैं, करें तो करने के हमेशा फ़ायदे मिलते हैं। और जो मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे उस टाइम पे कई इस तरह की परिस्थितियाँ आई जब मुझे लगा कि गांव में जब सारे लोग तैयारी के साथ हैं, ऐसे कई मौके आए जब मुझे मालूम था कि गांव के अंदर गिरफ्तारियां करना मुश्किल होगा और एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग वहां पे आर्म्ड होकर के तैयारी के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और नहीं करने, उस दशा में न जाने के क्या नुकसान होंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान ये था कि पुलिस का मनोबल गिरता कि ऐसे लोग जो दंगे में जिन्होंने हत्याएँ की, हम उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। उस सिचुएशन में तय करके गांव में घुसना और ये रिस्क लेना कि आपकी लाइफ और आपके फोर्स के साथ कुछ घटना हो सकती है, हम लोग घुसे और वहाँ से हम मुलजिम को पकड़ के लाए और इस सतत अभियान का इस तरह के जो कुछ कठोर निर्णय लिए गए उनका फ़ायदा ये मिला कि बहुत जल्दी हमने वहाँ सारी गिरफ्तारियाँ कर लीं और विरोध धीरे धीरे होना कम हो गया। तो एक ये बहुत मजबूत दृष्टांत मुझे समझ में आता है और ऐसे कई दृष्टांत हैं, लेकिन ये मुझे अभी तत्काल याद में आया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी आपका कार्यकाल है इस विभाग में, हम उम्मीद करते हैं कि आप और बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाएंगे। कानून की जो मंशा है, संविधान की जो मंशा है, अपने लोक सेवकों के लिए जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे नीति निर्माताओं के, हम उम्मीद करेंगे कि आप उन पर खरे उतरें और बेहतर सेवाएं, बेहतर कानून व्यवस्था, भय मुक्त प्रशासन देने में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो आपने आलोक प्रियदर्शी साहब को सुना और फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। उत्तर प्रदेश के किसी वरिष्ठ अधिकारी से, किसी बड़े राजनेता से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और एसपी अंबेडकर नगर को हमारी शुभकामनाएं। उन्होंने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।